Okay, welcome students. This is lecture number 8 on statistical mechanics. In the previous two lectures, in lecture number 7 and 6, we were discussing about basics of statistical mechanics. So once again, in this lecture number 8, we will discuss basics of statistical mechanics. And in this chain, the next topic is, and before moving on next topic, let me first discuss what we have done in lecture number 7. In lecture number 7 we have done what is macro state, what are micro states corresponding to a macro state, and what is most probable macro state, and after that what is equilibrium state, and then thermodynamical probability, and a fundamental theorem of स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कि हर माइक्रो स्टेट इक्वल प्रोबेबल होती है सिस्टम के लिए, और कुछ ऐसे ही टॉपिक डिस्कस हुए हैं. उसी कंटिन्यूएशन में अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एंट्रोपी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. एंट्रोपी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. ओके, सो राइट, एंट्रोपी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. जो एंट्रोपी का जो रिलेशन है जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है उस रिलेशन को एच थ्योरम भी बोलते हैं. एच थ्योरम, दिस रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एच थ्योरम. तो टॉपिक का भी नाम आप एच थ्योरम लिख सकते हो. एंट्रोपी इन स्टैट में इनकी एच थ्योरम भी बोल सकते हो. क्या होता है एंट्रोपी, क्या होती है यहाँ पे स्टैटिक्स में, एस इक्वल टू के एल एन ऑफ ओमेगा. दिस इज द एंट्रोपी इन स्टैट मैक. दिस इज एच थ्योरम. यहाँ पर क्या है, के क्या है, ओमेगा क्या है, एस क्या है. एस तो ऑब्वियसली एंट्रोपी, के और ओमेगा देखो क्या है. के इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट. ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कितना होता है, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन. ठीक है, और ओमेगा क्या है यहाँ पर, ओमेगा इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. सही है, और माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को आप एक और भी नाम बोलते हो दैट इज थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी. थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ये कल डिस्कस हुआ था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ था. थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी माइक्रोस्टेट्स को बोलते हैं. तो दिस इज द एच थ्योरम और दिस इज एंट्रोपी इन स्टैट मैक. अब इस पे थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं. देखो एक्चुअल में ये क्या चीज है. ठीक है, डिस्कशन ऑन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्कशन ऑन एस इक्वल टू के एल एन ओमेगा, इनकी एच थ्योरम पर डिस्कशन. ठीक है, सबसे पहले आप देखो इस रिलेशन पर डिस्कस करना है. ठीक, अब यहां पर एस क्या है, एंट्रोपी. ठीक है, एंट्रोपी क्या है, एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, और आई कैन से एंट्रोपी इज ए मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल. थर्मोडायनेमिक मतलब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल. सही बात है. अच्छा, और ये क्या चीज है, ओमेगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स is what? A microscopic property of system, a microscopic parameter, microscopic property of system or microscopic parameter of system, microscopic parameter of system. ठीक है, अभी आप एक चीज नोटिस करो कि if you know the omega, if you know about microstates, then you can obtain entropy. And I can also say that if you know the microscopic
properties of the system, then you can obtain macroscopic variables. ठीक है, तो ये रिलेशन क्या बोल रहा है? ये रिलेशन एक बहुत ही हिस्ट्रिकल रिलेशन है जो ऐसी थ्योरम जब डेवलप हुई थी, मतलब तो एक दिवाली सी मतलब वहां पर मनाई गई थी साइंटिस्ट के, मतलब जो कम्युनिटी है वहां पर। ऐसा क्यों हुआ था देखना, देखो दिस इज व्हाट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, and by microscopic properties of system you are obtaining macroscopic variables या macroscopic parameters। एक्चुअल में स्टैट मैक क्यों डिजाइन किया था, क्यों डेवलप किया गया था स्टैट मैक जब आप पे थर्मोडायनेमिक्स था? देखो स्टैट मैक में आपने क्या करा, क्या करते हो, क्यों डेवलप किया, क्या सोच थी? सोच ये थी कि आप सिस्टम को माइक्रो लेवल पर स्टडी करना चाहते हो, और माइक्रो लेवल पे स्टडी करके क्या ऑब्टेन करना चाहते थे कि जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उससे आपको थर्मोडायनेमिकल रिजल्ट्स मिले, जो थर्मोडायनेमिक्स जो मैक्रोस्कोपिक स्टडी है उसके रिजल्ट ऑब्टेन हुए आपको। तो ये जो रिलेशन है वो देखो आपको क्या दे रहा है, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी एक टाइप से, और माइक्रोस्कोपिक स्टडी आपको क्या दे रही है? थर्मोडायनेमिकल रिजल्ट। यू कैन सी मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या है? थर्मोडायनेमिकल रिजल्ट, थर्मोडायनेमिकल रिजल्ट्स, थर्मोडायनेमिकल रिजल्ट्स। तो मैं ये बोल सकता हूं कि स्टैट मैक, माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब स्टैट मैक, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज प्रोड्यूसिंग थर्मोडायनेमिक्स। सही है या नहीं है? और यही तो आपका अल्टीमेट टारगेट था स्टैट मैक को डिजाइन करने का, डेवलप करने का, कि यू कैन ऑब्टेन थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक स्टडी, एंड दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज सो इंपॉर्टेंट। इन दिस रिलेशन इज हिस्ट्रिकल, मतलब बहुत ही खास है ये जो डेवलप हुआ था, तो एक बहुत ही खास दिन था वो, क्योंकि यू आर ऑब्टेनिंग माइक्रोस्कोप, यू आर ऑब्टेनिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक स्टडी से आप मैक्रोस्कोपिक जो पैरामीटर्स है उनको ऑब्टेन कर पा रहे हो। ठीक है, और कुछ और पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, देखो ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। नेक्स्ट वन इज देखो S इक्वल टू के एल एन ओमेगा, ठीक है, ये आपका रिलेशन है, एंड फ्रॉम दिस रिलेशन यू कैन से दैट इफ ओमेगा इज लार्ज, मतलब बहुत ज्यादा है, तो S भी बड़ा होगा। अगर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स एक मैक्रो स्टेट में ज्यादा है तो उसका एंट्रोपी भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एल एन ओमेगा का क्या कर्व होता है? एल एन ओमेगा का कर्व होता है आपका इस टाइप से, और ये आपको पता ही है माइक्रो स्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स एक पॉजिटिव पैरामीटर है, तो पॉजिटिव पैरामीटर है और वो अगर बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली एन एल ओमेगा एक बड़ा नंबर है, और अगर वो मतलब बहुत लार्ज है, वो बढ़ेगा तो एस भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहां से एक चीज बात करते हैं, देखो जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट होता है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होता है, तो उसका एंट्रोपी भी क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। तो मैं एक स्टेटमेंट पास करता हूं कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट हैज लार्जेस्ट एंट्रोपी। बिल्कुल सही होगा, हालांकि ये डिस्कशन कल भी हो गया था। ठीक है, फिर भी आप एक बार देखो, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट हैज लार्जेस्ट एंट्रोपी, हैज लार्जेस्ट एंट्रोपी। बिल्कुल क्लियर है इसी डिस्कशन से। और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम, सो आई कैन से द इक्विलिब्रियम स्टेट हैज लार्जेस्ट एंट्रोपी। आई कैन से दिस सिंस most probable macro state is also equilibrium state of system, so equilibrium state
इज ऑल्सो या हैज इक्विलिब्रियम स्टेट हैज लार्जेस्ट एंट्रोपी। बिल्कुल सही है, लार्जेस्ट एंट्रोपी। इक्विलिब्रियम स्टेट में जो एंट्रोपी है वो लार्जेस्ट होगा, बिल्कुल सही है। और एक चीज ये भी लिख सकते हैं, सिंस एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ disorderedness in the system, so the equilibrium state will be most disordered state। लिखते हैं since entropy is a measure of disorderedness in system, so the equilibrium state is most disordered state। ठीक है, इसका जो रियलाइजेशन है, फिजिकल रियलाइजेशन है, वो कल के लेक्चर में बताया था कि क्यों मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट है। हालांकि फिर एक बार बता देता हूं, बिकॉज इन इक्विलिब्रियम स्टेट the system passes through large number of internal arrangements, that's why there is most disorderedness। सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट होती है। माइक्रो स्टेट क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट इंटरनल अरेंजमेंट। तो और सिस्टम क्या होता है, टाइम के साथ में वेरियस इंटरनल जो अरेंजमेंट्स है उनके से गो थ्रू होता है। तो सबसे ज्यादा मतलब जो डिसऑर्डरनेस है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ही होगा। ठीक है, और एक चीज ये भी हो गया था कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, उसका भी रीजन आपको क्लियर हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी डिस्कशन में एक थर्ड पॉइंट और है। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, third point is you can obtain third law of thermodynamics by this relation, by H theorem। तो वो कैसे obtain होता है उसको अभी देखते हैं। third law of thermodynamics by S equal to K ln ओमेगा। H थ्योरम से थर्ड लॉ कैसे obtain करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहले थर्ड लॉ होता क्या वो देखते हैं। What is third law? Third law, according to third law क्या होता है कि at absolute zero temperature the entropy of the universe is zero। At absolute zero Kelvin temperature entropy of universe is zero। This is third law of thermodynamics। Now let me see how we can obtain this third law by S K ln omega। third law by S K ln omega कैसे obtain करेंगे। देखो जीरो टेम्परेचर पर, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर एक्चुअल में सिचुएशन क्या है उस पर एक बार फोकस करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्या होगा सिचुएशन एट जीरो केल्विन, ऑल मूवमेंट्स विल बी सीज्ड। कोई भी चीज मूव नहीं करेगी क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। जिसे आपने पता होगा ना VRMS क्या होता है, VRMS होता है 3kT/m। तो वेलोसिटी विल बी जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो एवरीथिंग विल बी फ्रीज्ड। बिल्कुल सही है, मैं लिख के चलता हूं एट जीरो केल्विन टेम्परेचर there won't be any movement in universe। कुछ भी हिलेगा नहीं, जो जहां पर है वो वही रहेगा। बिल्कुल सही है, जीरो केल्विन पर एक्चुअल में ऐसे बोल सकते हैं एवरीथिंग विल बी फ्रीज्ड, रीजन मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर, क्योंकि VRMS है वो ये होता है
T इक्वल टू जीरो तो VRMS जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, एवरीथिंग विल बी फ्रीज्ड। फ्रीज्ड, अब सब कुछ फ्रीज हो गया, यू कैन से दैट यूनिवर्स इज इन ए सिंगल स्टेट, इन ए सिंगल माइक्रो स्टेट। तो यूनिवर्स हैज ए सिंगल माइक्रो स्टेट एट दैट टाइम, सही है कि नहीं है? एंड हैंस देयर इज ओनली वन माइक्रो स्टेट ऑफ यूनिवर्स, ऑफ यूनिवर्स, एक ही माइक्रो स्टेट है, कोई इंटरनल अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि सब कुछ फ्रीज हो गया, सही है कि नहीं है? तो कोई इंटरनल अरेंजमेंट है ही नहीं, तो ओनली वन स्टेट है जिसमें आपका यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वन माइक्रो स्टेट है। सो ओमेगा इक्वल टू वन, एंड इफ ओमेगा इक्वल टू वन देन बाय दिस रिलेशन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? के एल एन ओमेगा, एंड के एल एन ओमेगा की जगह वन, एल एन वन क्या होता है? जीरो। सो एस इक्वल टू वाट? जीरो। एंड दिस इज वाट? थर्ड लॉ, एंड इट्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एट जीरो केल्विन, थर्ड लॉ मतलब थर्ड लॉ, एट जीरो केल्विन एंट्रोपी विल बी जीरो ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है? एंड दिस इज थर्ड लॉ बाय एस के एन ओमेगा, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, चलो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है? सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर सीट में, प्रीवियस ईयर्स में ये काफ़ी बार आपको मिलेगा वहाँ पर। तो सबसे जो मेन जो दिक्कत होती है ना इसके क्वेश्चन में, वो ये होती है कि आपको पता नहीं चलता कि हमको बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। तो अभी यहाँ पर अपन ये चीज़ भी सीखेंगे। सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक्चुअल में है क्या, उसके बाद में क्वेश्चन की लैंग्वेज से कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमको अप्लाई करना है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? देखो ये क्या होता है एक्चुअल में, क्या बोलता है एक्चुअल में? ये बताता है आपको कि एक एनर्जी लेवल में एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। It tells about that, it tells about average number of particles in a energy level at thermal equilibrium, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थर्मल इक्विलिब्रियम पे अगर कोई सिस्टम है उस टाइम जो उसके एनर्जी लेवल्स है, वेरियस एनर्जी लेवल्स, उनमें जो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल है इस लेवल में वो कितने हैं उसको बताता है, ठीक है? एक बार लिखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है, जो लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है। देखो स्टेटमेंट क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट थर्मल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले लिखते हैं एट थर्मल इक्विलिब्रियम, average number of particles at thermal equilibrium, average number of particles in a energy level having degeneracy gi, एनर्जी लेवल की डिजेनरेसी भी हो सकती है, तो having degeneracy gi is given as follows, क्या होता है? देखो एक लेवल होगा आपका, ठीक है? अगर लेट दिस इज EI लेवल, ठीक है? इसमें जो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल है
उनको मैं बोल दूं कि ni नंबर ऑफ पार्टिकल है एवरेज, तो ni क्या होगा उसकी बात हो रही है। एंड द डिजनरेसी ऑफ दिस लेवल इज gi, ठीक है। देन एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल बाय बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज गिवन एज दिस वे, बीटा ei। ये है आपका बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक खास बात ये है कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ये एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली नहीं देता, वो बताता है कि इस फैक्टर के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक जो अननोन फैक्टर है वो ये है बीटा, कि बीटा क्या है यहाँ पर, तो बीटा होता है 1/kT। 1/kT टी क्या है, वो टेम्परेचर जहाँ पर आपका सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। टी टेम्परेचर ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ei जिस लेवल की बात हो रही है, gi उस लेवल की डिजनरेसी, ni ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक कुछ और चीजें सीखते हैं कि जैसे सिस्टम में कोई एक लेवल तो होगा ही नहीं, बहुत सारे लेवल हो सकते हैं। तो लेट आपके पास में 3 लेवल है सिस्टम में, उस सिस्टम हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। इस टाइप से आपके पास 3 लेवल है। लेट दिस वन इज E1 लेवल, दिस वन इज E2 लेवल, दिस वन इज E3 लेवल, और इसका डिजनरेसी G1, इसका G2 है, इसका G3 है। लेट एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर हेयर N1, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N3 है, ठीक है। और ये सिर्फ 3 ही लेवल है वहां पर। तो एक बात तो आपको ये पता है कि N1 क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू G1 e का पावर माइनस बीटा E1। N2 क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू G2 e का पावर माइनस बीटा E2। और N3 क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू G3 e का पावर माइनस बीटा E3 बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है सिस्टम में राइट नाउ वो कितने होंगे, ऑब्वियसली समेशन ni बिल्कुल होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3। भाई ये 3 लेवल है, तीनों में आपके यहाँ N1 पार्टिकल है, N2 पार्टिकल है, N3 पार्टिकल है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, ये चीज होगी। अच्छा तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, N1। अब N1 में यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, N1 को क्या लिखूं, तो कुछ कांस्टेंट ले लो, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट A ले लो, वही कांस्टेंट यहाँ पर लेना पड़ेगा, वही कांस्टेंट यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा रहे हो आप। तो फिर A G1 e का पावर माइनस बीटा E1 प्लस A G2 e का पावर माइनस बीटा E2 प्लस A G3 e का पावर माइनस बीटा E3। इस टाइप से n गिवन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सिमिलरली एक चीज यहां पर और भी आप ऑब्टेन कर सकते हो कि टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, टोटल एनर्जी क्या होगी। देखो E इक्वल टू क्या होता है भाई, N1 पार्टिकल है E1 लेवल में, तो N1 पार्टिकल E1 मतलब ऐसे कर दो, E1 एनर्जी है एक पार्टिकल की और N1 पार्टिकल है वहां पर। पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी चाहिए तो सब हर एक पार्टिकल की एनर्जी काउंट होगी। यहां पर E2 एनर्जी लेवल में N2 पार्टिकल है, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया ये। यहां पर N3 पार्टिकल है, तो ये चीज हो गया यहां पर, ठीक है। इसको मैं इन जनरल अगर लिखना चाहूं तो समेशन i ei ni, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। अब वापस से ये आपको रिलेशन क्या देगा, इक्वल टू आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, E1 N1 को इंट्रोड्यूस करा दो, N1 को इंट्रोड्यूस कराओगे तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल लगा लो और सम कांस्टेंट A यूज कर लो, तो क्या हो जाएगा, N1 की जगह लिख दूं मैं A G1 e का पावर माइनस बीटा E1, तो ये हो जाएगा E1 A G1 e का पावर माइनस बीटा E1 प्लस A G2 e का पावर माइनस बीटा E2 और E2 और यूज होगा E2A प्लस E3 और N3 AG3 e का पावर माइनस बीटा E3। ये आपका सेकंड रिलेशन है। मैं क्यों करवा रहा हूं, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आएगी ना आप पे, मतलब आपके सामने जो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर प्रॉब्लम होगी उसमें कई बार आपको ना ये चीज करनी पड़ सकती है, तो आपको एक थोड़ा आइडिया दिया है कि हाँ ये चीज होगी वहां पर,
बिल्कुल आपको क्लियर होना भी चाहिए ऐसा, ठीक है। अभी बात करते हैं कि सिस्टम को मतलब इसको जो क्वेश्चन होगा उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं। हाउ यू विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि जनरली आप है ना उस चीज पे उस पर पहुंच नहीं पाते हो, उसका रीजन भी क्लियर करूंगा क्यों नहीं पहुंच पाते हो। देखना how to identify problem on बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। पूरा लिख लेना। सबसे पहले जो बात है, दो पॉइंट है जिनके थ्रू आप इसको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट तो क्या था, आपने बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, उसमें था कि थर्मल इक्विलिब्रियम पर बात करता है, तो सिस्टम विल बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यहां से, सिस्टम विल बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब एक चीज और है, इसी बात को है ना वो एक दूसरे अंदाज में भी बोल देता है, मतलब एक डिफरेंट वे में भी आपके सामने रख सकता है सेम बात को। कैसे? और सिस्टम कैन बी इन कॉन्टैक्ट विद ए हीट रिजर्वायर of infinite heat capacity, of infinite heat capacity, ऐसा भी हो सकता है। अब इसको आप समझाओ तो सही कि इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर के कांटेक्ट में है तो कैसे वो थर्मल इक्विलिब्रियम के इक्विवेलेंट हुआ। देखो यहां पर क्या सिचुएशन है कि एक इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर है, ठीक है। मैं इसको ऐसे बना देता हूं। क्या होता है इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर, अभी बताते हैं। ये हीट रिजर्वायर है और इनफाइनाइट कैपेसिटी है इसकी, और आपका सिस्टम इसके कांटेक्ट में रखा हुआ है परमानेंट, इस टाइप से आप इसके कांटेक्ट में रखा हुआ है, ठीक है। देखो हीट रिजर्वायर क्या होता है इनफाइनाइट कैपेसिटी का, ये लाइक है ना हीट सी है। क्या है? हीट सी। जैसे आपका वाटर सी होता है ना समुद्र, वैसा है ये। और अब समुद्र में जैसे मान लो मैं कुछ पानी डाल दूं, एक दो बाल्टी, एक दो गिलास, तो क्या समुद्र के लेवल पर जो वाटर लेवल है उस पर कुछ फर्क पड़ता है? आई थिंक नो। थिंक क्या करूंगा, पड़ता ही नहीं है, रियलिटी है। तो इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर भी सेम है। अगर इसमें आप थोड़ी बहुत हीट डाल दोगे तो इसके जो टेम्परेचर लेवल है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। उसके टेम्परेचर लेवल पर, यानी कि जो वाटर लेवल था वहां पे, यहाँ पे टेम्परेचर लेवल, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसमें थोड़ी बहुत हीट आ जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज्यादा भी आ जाएगी। जैसे समुद्र में अगर आप 10, 12, 20, 25 टैंकर खाली कर दो तो क्या लेवल बढ़ जाएगा? नहीं ना। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर बहुत सारे सिस्टम भी होते हैं ना और वो भी इसके कॉन्टेक्ट में होते हैं तो इसके जो टेम्परेचर लेवल है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। वो ऐसे कैसे रहता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, अब सिस्टम इसके कॉन्टेक्ट में है, अगर दो सिस्टम ऐसे कॉन्टेक्ट में है, ये भी एक सिस्टम है एक टाइप से, तो क्या होगा कि ये परमानेंटली टी टेम्परेचर पर है, तो ये भी क्या करेगा, इसको टी टेम्परेचर पर लेके आएगा, सेट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उसके लिए क्या करेगा, ये जो सिस्टम है वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेगा रिजर्वायर के साथ में। जो भी मतलब हीट, मैं बोल दूं एक बार कि जो भी एक्स्ट्रा हीट है वो इसके साथ में रिजर्वायर के साथ में शेयर करेगा और अपना टेम्परेचर जो रिजर्वायर का टेम्परेचर है उसके बराबर कर लेगा। सही है। अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं ना कि यहाँ पर टी थोड़े से टाइम बाद में परमानेंटली जो टेम्परेचर है वो टी हो जाएगा। सही है कि नहीं? और अब सिस्टम का टेम्परेचर परमानेंटली टी हो गया, इसका मतलब सिस्टम इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम। सही है या नहीं है? तो ये जो सिचुएशन है इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, सिस्टम विल बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सिस्टम में बी इन कॉन्टैक्ट विद हीट रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। सही है। अच्छा, तो इस टाइप की लैंग्वेज हो सकती है। प्लस में अब एक चीज जो खास है वो ये है कि आप है ना इस लैंग्वेज के इतने आदतन हो जाते हो कि आप है ना मतलब सोचना छोड़ देते हो कि बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी होगा ये। ऐसा क्यों?
देखो मतलब आप आदतन कैसे हो जाते हो इस लैंग्वेज के, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है उससे आप आदतन हो जाते हो और आप बोल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे के बारे में सोचते नहीं हो। आदतन कैसे हो जाते हो देखो उस बात को। तो ये सफिशिएंट हिंट नहीं है मतलब क्वेश्चन में, अगर मैं बोलूँ तो कि आप जस्ट थर्मल इक्विलिब्रियम लिखा हो तो आप सीधा बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हालांकि सोचना चाहिए, बट वो क्वेश्चन बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन का होगा ये श्योर नहीं है। कैसे? आप ना फ्यूचर में कैनोनिकल एनसेम्बल पढ़ोगे और हकीकत तो ये है कि स्टैट का जो 50% जो पार्ट है, मैं बोलूँ कि अगर स्टैट पे 35 लेक्चर होंगे तो अराउंड 12 लेक्चर्स कैनोनिकल एनसेम्बल पर होंगे। ठीक है, अगर आपने 500 प्रॉब्लम सोल्व की है तो 300 ओनली कैनोनिकल एनसेम्बल पर होंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। और कैनोनिकल एनसेम्बल में सिस्टम हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम पर होता है। ठीक है, हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम पे होता है। तो आप है ना कैनोनिकल एनसेम्बल के क्वेश्चन कर करके इतना हैबिचुअल हो जाते हो थर्मल इक्विलिब्रियम को देखने का, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में, कि आप फर्स्ट जो मतलब इमेज क्रिएट होती है वो कैनोनिकल एनसेम्बल की होती है, ना कि बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। सो अब क्या हुआ कि ये जो है वो सफिशिएंट नहीं है, देयर शुड बी ए सेकंड हिंट। बिल्कुल सही है। तो सेकंड हिंट क्या है? देखो सेकंड हिंट होता है कि देखो क्या बताता है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि हाउ, मतलब क्या बताता है कि एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए लेवल। सो व्हेन एवर देयर विल बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन देन यू हैव टू थिंक अबाउट बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो सेकंड जो हिंट है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम विल कंटेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सही है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। ये दिखते ही तो आपको सीधा यहां पर जाना है। और जो दो बताया कि टोटल एन को आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो वो लिखें। ठीक है, कई बार क्या करना होता है कि यहां से ए फाइंड आउट कर लिया और उसको इसमें पुट कर दिया। इस टाइप के बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जो करने पड़ सकते हैं आपको। ठीक है, चलो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है आपका स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन ये एक मैथमेटिकल टर्म है, एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है। क्या होता है देखो, इफ n इज वेरी लार्ज, इफ n इज वेरी लार्ज मतलब n टेंस टू इंफिनिटी हो, देन क्या होगा कि आप ln n फैक्टोरियल को, ln ऑफ n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n ln n माइनस n, एंड दिस इज स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। और ये तब भी अप्लीकेबल होता है जब n टेंस टू इंफिनिटी हो। और आपको पता है कि स्टैट में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, और जनरली स्टैट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, अराउंड ऑफ 10 की पावर 23। तो ये लार्ज नंबर है। तो हम स्टैट में अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है वहां पर कहीं पे और इस टाइप का सिचुएशन है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर। ठीक है, वैसे मैथमेटिकल था बट अभी इसलिए डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो लैम्डा टी एच से इसको डिनोट करते हैं, लैम्डा टी एच, एंड दिस इज एच ओवर अंडर रूट 2 पाई एम के टी। दिस इज थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं मीन फ्री पाथ। ये भी आपको कभी ना कभी मिल सकता है देखने को, मीन फ्री पाथ क्या होता है देखो, ये होता है आपका लैम्डा से डिनोट करते हैं, जस्ट लैम्डा, एंड दिस इज 1 ओवर
√2π(n)d²। ठीक है, यहां पर n क्या है? n है आपका नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी कितना होता है? n इज n/v। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। d है यहां पर डायामीटर ऑफ द पार्टिकल, डायामीटर ऑफ पार्टिकल, डायामीटर। ठीक है, तो जो भी आपके पार्टिकल है उसका डायामीटर है। अब देखो वैसे क्या होता है, थोड़ा मतलब फील तो दे दो, मैथमेटिकली इट्स ओके, फील देखो। ये आपका सिस्टम है, ये आपका यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वेरियस नंबर ऑफ पार्टिकल है यहाँ पे सिस्टम में आपके। देखो ये जो पार्टिकल है ब्राउनियन मोशन करते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं। मान लो ये पार्टिकल है, ब्राउनियन मोशन करता है, मतलब रैंडम मोशन करता है इधर उधर। ठीक है, और इसकी बाकी जो पार्टिकल है, जो अदर पार्टिकल है सिस्टम में, उनसे कोलिजन भी होती है। तो लेट इसने स्टार्ट किया अपनी जर्नी, और लेट ये ऐसे जा रहा था इधर, रैंडमली मूव करते हैं तो किधर भी जा सकता है, यहाँ गया, इस पार्टिकल के साथ में इसकी कोलिजन हुई ब्राउनियन मोशन में। उसके बाद में ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा और कहीं इधर गया मान लो, और यहाँ पर कोई पार्टिकल था उसके साथ में इसकी कोलिजन हुई, उससे फिर ये इधर गया, वॉल के साथ में कोलिजन हुई, उससे ये ऐसे गया, इसके साथ कोलिजन हुई, उससे लेट ये यहाँ पर गया, और यहाँ पर मान लो कोई पार्टिकल था, फिर ये ऐसे हुआ। इस टाइप से ब्राउनियन मोशन करता है। सही बात है। अच्छा, अब एक चीज आपने नोटिस की हो कि जो ब्राउनियन मोशन कर रहा है उस टाइम कोलिजन करते टाइम कभी इसको ये पाथ चलना पड़ रहा है, कभी इसको ये पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, कभी इसको इतना पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना। सही है। तो मीन फ्री पाथ क्या है? मीन फ्री पाथ है जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसका एवरेज, एक पार्टिकल ने जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका एवरेज इज मीन फ्री पाथ। मीन का मतलब एवरेज, फ्री पाथ क्यों बोलते हैं कि इतने टाइम है ना पार्टिकल लाइक ए फ्री है, उसका कुछ कोलिजन वलिजन नहीं हो रहा किसी से। ठीक है, इस वजह से फ्री पाथ। ठीक है, तो मैं इसको बोल भी सकता हूं ऐसे कि द मीन डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस लैम्डा इज व्हाट? मीन फ्री पाथ इज lambda, mean free path is average distance traveled in Brownian motion, in Brownian motion before doing collision। है ना, बस इतना ही लिख दो यार। ठीक है, अंग्रेजी बन नहीं रही। लैम्डा इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ब्राउनियन मोशन, आपको समझ में आ गया होगा बस। ठीक है, तो ये थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, और सॉरी मीन फ्री पाथ होता है। और नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरल वॉल्यूम, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ sphere in general d dimension, in general in d dimensional space, in d dimensional space। एक डी डायमेंशनल स्पेस है, उसमें एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, जनरल जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, वी डी से डिनोट करते हैं क्योंकि डी डायमेंशन में बात कर रहे हैं, एंड दिस वन इज पाई डी, पाई का पावर डी बाई टू, आर डी एंड डी बाई टू फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी आपको तो बिलीव नहीं हो रहा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो आपको बिलीव कैसे होगा? अगर मैं 3D में बात करूं और 3D में आपका स्फीयर का फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम का, वो क्या होता है? 3D में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का, अगर उसका आर रेडियस है तो। ठीक है, यहाँ पर आर रेडियस है, आर रेडियस है, और डी है वो डायमेंशन को इंडिकेट कर रहा है, जितने डायमेंशन पार्टिकल की बात हो रही है।
तो 3D में अगर बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³। अब अगर इसी फॉर्मूले से अगर 3D का जो वॉल्यूम है वो इतना आ गया तो आपको बिलीव हो जाएगा कि मैं सही बात कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है। तो देखो भाई फॉर्मूला क्या आ रहा है 3D में, इन केस ऑफ 3D क्या आएगा भाई आपका V इक्वल टू V लिख लिया, D नहीं लगा मैंने, ठीक है। पाई का पावर 3/2 क्योंकि D इक्वल टू 3 है, 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हो। R का पावर क्यूब नीचे हो जाएगा 3/2 का फैक्टोरियल। अब 3/2 का फैक्टोरियल कैसे सोल्व करें, देखो सोचो, इतने मैं मिटाता हूं। थ्री बाई टू फैक्टोरियल सोल्व हो गया होगा। देखो अब पता है ना गामा एन क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। तो 3/2 फैक्टोरियल को मैं गामा 5/2 लिख सकता है, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो देखो v क्या हो जाएगा, v था पाई का पावर 3/2, पाई का पावर 3/2, r का पावर क्यूब एंड 3/2 फैक्टोरियल। 3/2 फैक्टोरियल को मैं गामा 5/2 लिख लूं, ठीक है। अब गामा 5/2 से सोल्व करना आता है, देखो तो कितना हो गया, पाई का पावर 3/2 r क्यूब, गामा 5/2 इज व्हाट 3/2 इंटू 3/2 गामा 3/2 एंड गामा 3/2 इज व्हाट हाफ इंटू गामा हाफ इज व्हाट रूट पाई। तो ये क्या आ गया आप पे, पाई का पावर 3/2 है, यहाँ रूट पाई है, पाई का पावर हाफ है तो हाफ कट जाएगा तो पाई बचेगा ऊपर, सही है। नीचे ये 3 है, 4 ऊपर चल जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, बन गया नहीं बन गया माहौल। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में बाय फॉर्मूला भी आप सेम रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हो जो आपके ऑलरेडी जानते हो, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो अब मैं बॉक्स अप कर देता हूँ, चुपचाप मान लेना कि डी डायमेंशनल स्पेस में वॉल्यूम को ऐसे लिखते होते हैं, ये आपको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा वॉल्यूम तो हो गया, सरफेस एरिया, हालांकि सरफेस एरिया चाहिए तो नहीं बट फिर भी बता देते हैं। सरफेस एरिया इन डी डायमेंशन, इन डी डायमेंशनल स्पेस, देखो क्या हो जाएगा। अब पता है ना कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है डी डायमेंशनल स्पेस में, एक एलिमेंट्री वॉल्यूम डीवीडी, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सरफेस एरिया इंटू लेंथ होगा, यानी कि डी आर रेडियस, सही है कि नहीं है। तो अभी आप पे वीडी है, अगर वीडी को डिफ्रेंशिएट कर दो और इस रिलेशन से कंपेयर करा दो तो एस डी फाइंड आउट हो जाएगा। करते हैं, देखो भाई वीडी क्या है, वीडी क्या है आपका वॉल्यूम इन डी डायमेंशन, सिंस वीडी इज पाई का पावर 3/2 एंड आर का पावर डी एंड d/2 फैक्टोरियल। सो डीवीडी क्या हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा पाई का पावर 3/2 एंड दिस वन इज कांस्टेंट, तो इसको तो आप एज इट इज रख लो d/2 फैक्टोरियल, ठीक है। आर का पावर डी हो जाएगा डी आर का पावर d-1 डी आर। अब इसको इससे कंपेयर कराओ तो डीवीडी एंड डी आर, जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा एस डी, सरफेस एरिया इन डी डायमेंशन। तो एस डी इक्वल टू हो गया आपका पाई का पावर 3/2 एंड डी आर का पावर d-1 डिवाइडेड बाई d/2 फैक्टोरियल। अच्छा d/2 फैक्टोरियल को मैं एक चीज लिख सकता हूं कि d/2 इंटू d/2-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना ऐसे। n को आप ऐसे लिखते हो ना, n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल, लिखते हो नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते हो, ऐसे लिख सकते हो। ये इसलिए लिखा कि इसमें d को काटना चाहता था, मेरे को सुहा नहीं रहा था,
तो डी को डी काट दिया, तो एस डी क्या हो गया आपका पाई का पावर 3/2, और ये 2 ऊपर ले आते हैं तो 2 और आर का पावर d-1 एंड d/2 -1 का फैक्टोरियल। तो दिस वन इज फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया इन डी डायमेंशन। सही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक टू मशीन गन। क्या? टू मशीन गन्स। टू मशीन गन। टू मशीन गन्स। अबे तो टॉपिक कुछ ज्यादा वैसा नहीं लग रहा तुमको, फिजिक्स वाला तो लग ही नहीं रहा। हाँ नहीं है, मैंने बनाया। क्यों बनाया देखना। ये ऐसे हथियार है, यहां पर हमें ना 2 हथियार की बात करेंगे जिसको मैं H1 और H2 बोलूंगा। ठीक है। वो दोनों हथियार ऐसे हैं कि आप पूरी स्टैट को अपने अंडर कंट्रोल कर लोगे। मतलब पूरी स्टैट में आपको कभी कोई और फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये H1 और H2 पता होना चाहिए और आप धड़ल्ले से मतलब सबको लिटा दोगे आराम से। ठीक है। तो इस वजह से इसको मशीन गन भी बोल रहा हूं। अब क्या है हथियार 1 एंड हथियार 2 वो आप नोटिस करो। ठीक है। बहुत पावरफुल चीज है ये। देखो पावर आपको बाद में पता चलेगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे उस टाइम। देखो H1 क्या है, और H1 इज सिंपली योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। H1 इज सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं एक बार लिख देता हूं दोनों H1 H2 को, फिर बताऊंगा कि कहां यूज होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको याद होता है, तो H1 तो आपके पास पहले ही था। क्या होता है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? dq इक्वल टू du प्लस pdv। ये तो आपने पढ़ा हुआ है। और इसमें एक टर्म और होती है माइनस म्यू dn। ये तब होती है जब वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सिस्टम में चेंज हो रहे हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो मतलब ये मोस्ट जनरल तो नहीं बोलेंगे, ये एक जनरल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अभी तक आपने इतना ही पढ़ा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सिस्टम में अगर चेंज होता है तो ये टर्म भी ऐड होती है। इससे आप इनमें सबसे आप पहले ही वाकिफ हो। मैं म्यू को बता देता हूं क्या है यहाँ पर। म्यू है आपका यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल। ठीक है। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? एक केमिकल एनर्जी होता है जो रिएक्शन में बाहर आती है। ठीक है। तो एरिया केमिकल पोटेंशियल इज एनर्जी रिलीज्ड इन ए रिएक्शन। ठीक है। केमिकल पोटेंशियल इज एनर्जी रिलीज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में जब और कब बात करते हैं, हमेशा एक चीज और बता देता हूं केमिकल पोटेंशियल के बारे में कब बात होगी। वेन एवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर चेंजिंग इन सिस्टम देन वी विल टॉक अबाउट केमिकल पोटेंशियल। ठीक है। वेन एवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर चेंजिंग देन, अच्छा एक चीज बता दो, जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होते हैं तो केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है उस टाइम। तो मैं यहाँ पे यही बात लिख देता हूँ, वेन एवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर चेंजिंग इन द सिस्टम देन केमिकल पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। चेंजिंग इन सिस्टम देन केमिकल पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। will be constant for system। तो सिस्टम में केमिकल पोटेंशियल कब कांस्टेंट रहता है आपको पता चल गया, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी चेंजिंग। और उसी टाइम इसकी बात भी होती है, ध्यान रखना है ना। अच्छा तो ये तो आपका हथियार 1 होगा। अच्छा एक चीज और मैं ऐड कर दूं, dq को क्या लिखते हो आप? tds लिखते हो या नहीं लिखते? ये अब आपका पूरा हथियार हो गया। ठीक है। H2 की बात करते हैं। हथियार 2
फिर बात करते हैं कि ये कहाँ यूज होंगे। तो मशीन गन लिए फिर रहे और पता है नहीं कहाँ करना है, तो बताते हैं अभी। H2 देखो क्या है, H2 है ये रिलेशन कि गिव्स फ्री एनर्जी G विल बी इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS, U प्लस PV माइनस TS एंड ऑल्सो इक्वल टू म्यू N। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी को इस ऐसे दो टाइप से लिख सकते हैं। म्यू यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी, पी प्रेशर एंड वी इज वॉल्यूम एंड यू इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जी इज गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पर ये जो दो टर्म है शुरुआत वाली Q प्लस पी वी दोनों मिलके H बनाते हैं। ठीक है, एंड H इज हेयर एंथैल्पी, एंथैल्पी। ठीक है, और एक और खास बात है कि ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म यानी कि TS यानी कि U माइनस TS वो आपका बनाते हैं A, एंड A इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, तो मैं इन रिलेशन को लिख भी देता हूं, एंड दिस इज H2। तो H एंथैल्पी कैसे लिखा आपने, U प्लस पी वी, एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कैसे लिखा आपने, U माइनस TS। इनको आप सेपरेटली याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी में ही H2 में याद रख लो। ठीक है, एंड G इज ऑल्सो रिटन एज म्यू एन। दिस इज H2 हथियार 2। कहाँ यूज होते हैं देखो, where we have to use, where we have to use these machine guns, use these machine guns। देखो आपका स्टैट मैक क्या है, सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है क्या। क्या करते हो आप स्टैट मैक से, आप स्टैट मैक से माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो सिस्टम का, और उस स्टडी से क्या ऑब्टेन क्या करते हो, माइक्रोस्कोपिक स्टडी से थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स ऑब्टेन करते हो, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स ऑब्टेन करते हो, मतलब जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं वो ऑब्टेन करते हो स्टैट मैक से। तो स्टैट मैक अल्टीमेटली क्या देती है आपको, थर्मोडायनेमिक्स देती है। सही बात है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे कैसे ऑब्टेन करते हो आप। अब थोड़ा बताओ तो सही, ये बोलने में तो थोड़ी काम चल जाएगा। देखो क्या होता है कि आप है ना, जैसे आप फर्दर पढ़ोगे अभी स्टैट को, तो वहां पर 3 एनसेम्बल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूं यहाँ पर, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। वहां पर 3 एनसेम्बल की बात होगी। एक होगा माइक्रो कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, और एक होगा आपका कैनोनिकल, और एक होगा आपका ग्रांड कैनोनिकल, ग्रांड कैनोनिकल। इन 3 एनसेम्बल पे बात होगी। ठीक है, इन तीनों एनसेम्बल में एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल लीडिंग रोल प्ले करता है। यहां पर आपका एंट्रोपी लीडिंग रोल में होता है, यहां पर ए लीडिंग रोल में होता है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी दिस वन। ठीक है, दिस वन। और यहां पर एक गिब्स पोटेंशियल फाई डिफाइन करते हैं, गिब्स पोटेंशियल। ठीक है, लीडिंग में होते हैं। लीडिंग का मतलब क्या है, अगर आपको आपके पास में एंट्रोपी अगर आपके पास आ गया तो बाकी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स लाइक सीवी, सीपी, गामा, प्रेशर, टेम्परेचर, म्यू एटसेट्रा, ये सब आप ऑब्टेन कर सकते हो अगर आपको एस पता लग गया तो। ठीक है, ये ऑब्टेन कैसे होते हैं, वो होते हैं हथियार 1 H1 और H2 से। ठीक है, हथियार 2 से। तो दिस इज द थिंग कि यू कैन ऑब्टेन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स फ्रॉम स्टैट मैक। तो ये स्टैट मैक से तो हुआ आपका। देखो आपको S इक्वल टू क्या होता है, जब माइक्रो की बात करूं KLN ओमेगा। अगर यहां से आपको S पता लग जाएगा ना, सीरियसली आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। हम नियर फ्यूचर में ये सब करेंगे भी। सिमिलरली कैनोनिकल एनसेम्बल में अगर आपको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पता है तो आप ऑल अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को ऑब्टेन कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू यूज दिस टू, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग मशीन गन्स, क्योंकि एक बार ए निकालना आ गया
उसके बाद में कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो मशीन गन चलाओ, एनीथिंग पाओ। सिमिलरली हियर इफ यू नो फाइव देन यू कैन ऑब्टेन एनी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, ठीक है। सो यू कैन ऑब्टेन थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम स्टैटमैक। बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो अभी हथियार 1 और हथियार 2 वो अच्छे से संभाल के रखना, चलाने भी आने चाहिए, फ्यूचर में सिखाएंगे कैसे चलाते हैं। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक बार देखने दो यार। ओवर। सो दिस लेक्चर इज ओवर नाउ। और अब नेक्स्ट सुनो कि क्या होगा, मतलब बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक्स ऑफ स्टैटमैक इज ओवर। ये एक ऐसा चैप्टर था जहां पर आपने सारे जो बेसिक्स थे वो सीख लिए। अब नेक्स्ट अपन काम वो करेंगे एनसेम्बल्स इन स्टैटमैक, मतलब इन तीनों पे, ठीक है। अब इन पे मूव करने से पहले, डायरेक्टली यहां पर जाने से पहले जो प्री रिक्विसाइट स्टफ है उसको करेंगे, ठीक है। तो कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम किस पे बात करेंगे, प्री रिक्विसाइट स्टफ फॉर एनसेम्बल्स, ठीक है। क्या है मैं उसी टाइम बताऊंगा। और उसके बाद में जैसे ये हमारा ओवर होता है हम एनसेम्बल्स को स्टडी करेंगे, एनसेम्बल्स के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं आगे क्लियर कर ही देता हूं कि तीनों एनसेम्बल क्या है, ठीक है, एक्चुअल में क्या प्रोसेसिंग है इनकी तीनों की। और हम इसको ना एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब लाइक ग्रांड कैनोनिकल यहाँ लिख दिया राइट में, कैनोनिकल बीच में और माइक्रो कैनोनिकल यहाँ पर। तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तीनों की। तो व्हाट आर एनसेम्बल्स, उनका एक ओवरव्यू होगा। उसके बाद में हर इंडिविजुअल एनसेम्बल को यानी कि माइक्रो कैनोनिकल को उठा के पढ़ेंगे, फिर कैनोनिकल को उठा के पढ़ेंगे और फिर ग्रांड कैनोनिकल को उठा के पढ़ेंगे। और जैसे मैंने बताया कि कैनोनिकल एनसेम्बल बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वहां से क्वेश्चन आता भी है, पर हमारा वे इसी वे में होगा, ठीक है। चलो तो कल के लेक्चर में प्री रिक्विसाइट स्टफ फॉर एनसेम्बल। और एक खास बात ये है कि ये इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, ठीक है। चलो एनसेम्बल थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले रिक्विसाइट पे फोकस करेंगे। टिल देन सी यू गाइस, बाय बाय।